तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आप इस लाइन में आए कैसे? डेस्टिनी, जोश था कि अपने घर से पैसे नहीं लेना कुछ भी। तो बिजनेस 3 दोस्तों ने मिलकर शुरू करा, पुष्ठे का बक्से बनाने का। 6 महीने का समय नहीं निकला, श्रीमान पहला पार्टनर बाहर पैसे बाजार से उधार लिए तीनों ने। अच्छा, हाँ, तीनों ने उधार लिए बाजार से। कितना उधार लिया था? 5,000। 1.5 साल का पीरियड हुआ, वो भी बोलता बोले यार भैया मैं भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अब पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है। वो निकला, अपन फिर अकेले। तो ये हो गया था कि इधर कुआं इधर खाई। मैं एक व्यापारी हूँ, मुझे प्रिंटिंग का काम करवाना है अपने सामान के लिए। मैं कैसे तय करूँ कि कौन इनमें से अच्छा है? क्या पैरामीटर्स होने चाहिए? मुझे क्या चेक करना चाहिए? जो आपको सही गाइड कर सके, कि जो आपको ऑप्टिमाइज कर सके आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग को। कि आपके हिसाब से हमारे जो ऑडियंस हैं, है ना, मोस्टली बिजनेसमैन ही है, तो उन लोगों को आप एक क्या सजेशन देना चाहोगे या कोई एक सी चीज़ जो आप बताना चाहोगे, आपको लगता है ये करेंगे तो उनका बिजनेस और उनकी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी? तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं योगेश अग्रवाल जी, वो पिछले 30 सालों से पैकेजिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उन्होंने कई कंपनियों की सेल्स को काफ़ी इन्हेंस किया है अपने पैकेजिंग सर्विसेज के जरिए। और ये आपके लिए भी किस तरह काम कर सकते हैं और आपकी पैकेजिंग को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए और बिज़नेस को स्केल करने के लिए। साथ ही साथ योगेश अग्रवाल जी की खासियत और है कि उन्होंने स्क्रैच से अपना बिज़नेस शुरू किया था। किस तरह उन्होंने मार्केट से बोरोइंग्स ली, किस तरह वो अपनी कंपनी को चलाते हैं, किस तरह वो अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं, इसके बारे में भी आपको काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और प्रिंटिंग और पैकेजिंग का बिज़नेस क्या होता है, अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो इस कॉन्वर्सेशन में उन्होंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल से बात की है। तो आप ये पॉडकास्ट एंड तक देखिएगा। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट नगेट्स हैं जो उन्होंने शेयर किए हैं एपिसोड के, और ये पॉडकास्ट उन लोगों के साथ शेयर करें जिन लोगों को पैकेजिंग और इससे जुड़ी हुई चीज़ों की ज़रूरत रहती है, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। तो स्वागत है सर आपका शेखर फाइनेंस वाला शो के अंदर। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आप इस लाइन में आए कैसे? डेस्टिनी। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत 90 से। अच्छा। हाँ, कॉलेज ख़त्म करा था। कॉलेज ख़त्म करने के बाद ये था कि कुछ करना है। अब कुछ करना है तो कोई गाइड तो करता नहीं है। और 90 की बात, जोश था कि अपने घर से पैसे नहीं लेना कुछ भी। अच्छा। सेल्फ स्टैंडिंग होनी चाहिए। हाँ। तो उसके लिए फंड्स भी नहीं। 3 दोस्त मिले, क्या करें। तो एक की चूंकि पुष्ठे की दुकान थी, उसने गाइड करा कि अपन है ना बक्से बनाने का काम शुरू कर। अच्छा, पैकेजिंग का। ठीक है। मन में आया कि यार ठीक है, काम कुछ तो करना ही था। उसके पहले तो बहुत सारे पापड़ और दूसरे भी बेल चुके थे, ऐसा भी नहीं है। मतलब कोचिंग भी कर रही थी, कोचिंग में भी अच्छा स्कोप दिख रहा था, लेकिन कोचिंग में ये हो रहा था कि पता नहीं उस समय अपन अकेले ही थे और इमोशनल तो अपन शुरू से रहे, तो अरे यार अपन सब मिलके करते कुछ काम। और ये था कि धंधा यानी बेस्ट। कोचिंग का एकदम से उस समय ऐसा क्रेज नहीं था, मतलब क्रेज नहीं था और इतना फोकस, मतलब विजन भी नहीं था अपना। ओके। लेकिन हाँ, पढ़ाई में मैं आज भी इतनी तो हुनर है कि किसी के साथ बैठ जाऊँ 7वीं 8वीं वाले को मैं मैथ्स में डिस्टिंक्शन दिला सकता हूँ आज भी। ओके। हाँ, मतलब इतनी मास्टरी थी। ठीक है, ये एक अलग पार्ट हो गया। तो बिजनेस हम 3 दोस्तों ने मिलकर शुरू करा, पुष्ठे का बक्से बनाने का। ठीक है। जैसे थोड़ा सा चीज़ आगे बढ़ी, एस्केलेट हुई, एक बोलता बोला, मेरे पिताजी बोल रहे, बोले अपने लायक का धंधा नहीं। फिर क्या हुआ? 6 महीने का समय नहीं निकला, श्रीमान पहला पार्टनर बाहर। प्रेशर डेवलप। लेकिन काम तो करना है। अब सर तो उखल में, और पैसे पिताजी से भी अपन ने भी नहीं लिए थे, पैसे बाजार से उधार लिए तीनों ने। अच्छा। हाँ, तीनों ने उधार लिए बाजार से। कितना उधार लिया था? 5,000। लेकिन 90 में आज के हिसाब से 5,000 देखे तो नथिंग। लेकिन 90 की बात करें तो वैल्यू करता था, अच्छा अमाउंट था। हाँ, मतलब उस समय क्या ब्याज पे लिया था? 1.5%। अरे बाप रे।
है ना, वो 1.5% महीने का महीने का। हो खैर ठीक है, अपने को लगता था कि यार इतना तो चलता है, मैनेज कर लेंगे, कुछ तो काम करना ही था, तो शुरुआत करी। एक शहीद हो गया तो ठीक है, लेकिन काम करने लगे, साल भर निकाला भी जैसे तैसे, तो ये समझ में आया कि यार काम तो किया जा सकता है, मार्केट में सप्लाई तो अपन कर सकते हैं, चूँकि बाजार में चूँकि बनी हैं तो काम तो करना ही था। बस विजन कोई ऐसा सपोर्ट नहीं, अच्छा घर वालों को बता नहीं रहे कि हमने धंधे का ये धंधा शुरू करा, क्योंकि एक के तो पिताजी ने मना ही कर दिया कि बोले बाबू अपने स्टैंडर्ड्स का नहीं है, क्योंकि वो काम जिस लेवल पे हमने शुरू करा था, बगैर कोई गाइडेंस के काम करो तो ऐसा ही होता है। दूसरे पे दबाव ये बना कि वो भी घर से बाहर से था, तो घर वाले बोले भैया तू न तो भेज रहा और बुलाए जा रहा, फीस के अलावा कॉलेज तो चल ही रहे थे। बोले यार देख समझ, तो 1.5 साल का पीरियड हुआ, वो भी बोलता बोले यार भैया मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास अब पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है, और बाजार में धंधा करो तो पैसे तो लगेंगे, उधारी भी जाएगी, रुकेगी भी, डूबेगी भी, सब काम होता ही है। लेकिन अब ठीक है, वो निकला, अपन फिर अकेले। तो ये हो गया था कि इधर कुआं इधर खाई, एक तरफ धंधा करो तो पैसे नहीं है, प्रेशर, मना करो तो घर वाले बोले हमने तो पहले ही बोला था। हाँ, हमने तो पहले ही बोला था, लेकिन खैर ठान तो लिया ही था कि नहीं यार चलना तो ही, कि बस एक राह पकड़ ले, अब चलना तो ही, उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो फिर चले, एक अगले साल देखा तो थोड़े बहुत कमाए पैसे, खुशी हुई कि नहीं यार पैसे तो बने, लेकिन वो पैसे बने तो कंफर्ट जोन एकदम से मज़ा आ गया, बोले यार अगले साल पूरे ने घुसा दिए वापस पैसे जितने कमाए पूरे, क्योंकि वो सीजनल में अपन ने कमा लिए, बाकी जैसे ही ऑफ सीजन आया फिक्स कॉस्ट तो बढ़ा ही ली थी, मतलब किराया कर लिया, बिजली का बिल है, लेबर है, ये सब खर्चे तो आपने बांध लिए, और काम नहीं। वो 1-2 साल निकला, फिर जैसे जैसे फिर एक चीज़ समझ में आई कि बाज़ार में फिर लोगों का से इंटरेक्शन भी हुआ, गाइडेंस भी मिला, तो समझ में आया कि यार हमने जब शुरुआत करी थी तब पैकेजिंग में बॉक्स में स्वीट्स बॉक्सेस हमारा कोर था, स्वीट्स बॉक्सेस कोर था। तब जितने भी इंदौर के मिठाई वाले थे ये चुनरी का बक्सा चलाते थे, जिस पे वो स्टिकर लगा दिया। तो लेकिन मैंने कहा यार ये सिर्फ लगा रहे हो इसमें, और नाम का लगाते थे, ये फला स्वीट्स, ये फला स्वीट्स, एक सरी का कागज प्रिंट करा लो, एक इसका नाम, एक इसका नाम, एक इसका नाम दे रहे। मैंने कहा यार ऐसा करने के बजाय कुछ प्रिंटरों से मुलाकात हुई, बोले यार हम लेबल छाप देंगे। मैंने कहा यार नाम से छपाओ ना। तब उनको लगा कि बोला हाँ यार नाम तो छपा, अपना नाम तो देना ही चाहिए। थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ी कि नहीं, उसके पहले तक इंदौर में अगर 100 मिठाई वाले होंगे तो 2 मिठाई वाले अपने नाम का कोई लेबल ले रहे होंगे, वो भी चूंकि उनकी कोई जनरेशन या इस तरीके का था तो कोई होगा, तो वरना तो एक आदमी नहीं ले रहा था, 98 तो ले ही नहीं रहे थे। अच्छा, तब अपने को समझ में आया कि हाँ यार, और वो उसने फिर जो रफ्तार पकड़ी, कोई इंदौर का मिठाई वाला है, इंदौर के आसपास कोई ऐसा उस समय जिसको हमने मान ना दिया हो। हाँ, मतलब वो उसका ब्रांडिंग ना करी, मतलब बड़ी होटल्स भी, होटल चेन्स को भी हमने ब्रांडिंग करके दिया, पैकेजिंग और इनोवेशन भी दिया, बहुत सारे इनोवेशंस करे उस दौरान, क्योंकि चैलेंजेस भी आए। पुष्ठे का बक्सा बनाते थे तो बरसात के समय जब पीक सीजन रहता है, बारिश मॉइस्चर एब्जॉर्ब करे, मिठाई रखे तो फफूंद आए, गीला हो जाए तो वो लीक होने लगे। तब उस समय एक पेपर ढूंढा, प्लास्टिक कोटेड पेपर हमको मिला एक सोप रेपर बनाने वाले से। अच्छा, जो सोप रेपर बनाता था,
हाँ हाँ सोप रेपर में आया ना, उसको भी तो वही चीज़ चाहिए। करेक्ट। मैंने कहा इसका इस्तेमाल यहाँ क्यों नहीं किया जाए। तो ये सब आइडियाज आपको आ कहाँ से रहे थे? देखिए बाजार में घूमेंगे तो घर में बैठे तो कोई आइडिया नहीं आता। हाँ। अपन सोचे कि बिल्ली के भाग से छीका टूट जाए है ना। आपने देखा परेशानी क्या आ रही है। अब परेशानी अपन ने गत्ते का बक्सा बना दिया, वो तो गीला हो जा रहा है, अपन बोले तो चू रहा है, चाशनी उसकी, तो आपको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन तो देना पड़ेगा। तो अब वो अपने को समझ ढूंढा तो अपने को मिल गया कोई कि यार हम सोप पेपर बनाते। सोप पेपर में मैंने देखा ये पेपर जो सोप को बचा रहा है, साबुन को मॉइस्चर से, वो अपने को इसमें भी बचाएगा। क्योंकि ढूंढना ही पड़ता है बाजार में, आपको 4 दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। करेक्ट 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 करेक्ट। तो वो मिला, अपन ने उसको चिपकाया, सक्सेस हुआ, लोगों को अच्छा लगा कि नहीं यार ये भी नया है। फिर धीमे धीमे ऐसे चीज़ें बढ़ती गई। वेरी गुड वेरी। तो मतलब मैं आपकी कहानी से ये समझा कि आपने एक प्रॉब्लम ढूंढी, उस प्रॉब्लम का फिर एक सॉल्यूशन ढूंढा, और ट्रेडिशनल मेथड से नहीं ढूंढा आपने, थोड़ा सा सोचा कि कहीं बाहर भी हो सकता है। इनोवेटिव तो कुछ करना ही पड़ेगा ना, एल्स इतना तो समझ में आता है कि अगर आप सीधे सीधे चलोगे तो फिर तो भीड़ का हिस्सा ही हो आप। भीड़ का हिस्सा ही हो, मतलब इनोवेशन बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 100%। ओके, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सर, ये चूँकि आप प्रिंटिंग लाइन से हो और प्रिंटिंग लाइन में आपने इतने साल दिए हैं, है ना, तो सबसे पहले तो प्रिंटिंग और पैकेजिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है बिजनेस के लिए आज? पैकेजिंग हम समझते हैं कोरोगेशन बॉक्स, जनरल एक कंसेप्ट जो लोगों को रॉ मेन को समझ में आता है कि यार बक्सा आया ना, वो कोरोगेशन वाला नालीदार बक्सा, जो हम यूँ कहें तो टीवी फ्रिज में आता है। ये तो एक बॉक्स हो गया, ये शीपर बॉक्स हमें इसको कहना चाहिए। लेकिन जब हम पैकेजिंग की बात कर रहे हैं तो पैकेजिंग स्टार्ट्स फ्रॉम प्रिंटिंग। अगर पैकेजिंग को, अगर हमने उसको प्रिंटिंग का नाम प्रिंटिंग नहीं करा तो एक बॉक्स बना है, प्लेन बॉक्स। ओके। अब प्लेन बॉक्स मिस्टर एक्स को मिले या मिस्टर वाई को मिले, कैसे डिस्टिंग्विश होगा, कैसे रिकॉग्नाइज होगा कि ये मेरा है? उस पर ब्रांडिंग ज़रूरी, प्रिंटिंग ज़रूरी है। यानी पैकेजिंग, अगर हम कोई होटल चेन का भी ले में तो हमको सबसे पहले उसका नाम तो उस पर होना चाहिए ना। ओके। और नाम होना यानी प्रिंटिंग होना। ठीक है। प्रिंटिंग होना यानी वहीं से शुरुआत होती है। ओके। प्रिंटिंग पहले तो ट्रेडल प्रेस होती थी, उसमें जो वो सेट करते थे और प्रिंट करते थे, शादी की पत्रिकाएं जनरली छपती थी। लेकिन ये एक ट्रेंड नया आया जब कि भैया प्रिंटिंग मशीन्स आती थी, 4 कलर प्रिंटिंग होता है। हम कंप्यूटर में जो देखते हैं तो वो 8 GB में मल्टीपल कलर्स हो जाते हैं। लेकिन अगर प्रिंटिंग की बात करें तो वो CMYK में प्रिंट होता है। ओके। 4 कलर में सारे कलर प्रिंट होते हैं। ओके। सियान मेजेंटा येलो रेड, सियान मेजेंटा येलो काला। ओके, मतलब 4 कलर से सारे कलर बनाए जाते हैं। ओके। तो क्वेश्चन सर इसमें ये भी उठता है, जैसे आपने तो ये काफ़ी डिटेल चीज़ें बता दी, टेक्निकल चीज़ें हैं, ये कई लोगों को समझ में भी नहीं आती हैं। मतलब मैं एक व्यापारी हूँ या मैं कोई काम शुरू करना चाह रहा हूँ, तो मेरे लिए प्रिंटिंग पैकेजिंग एक खर्चा है। एग्जैक्टली। और मैं क्यों करूँ वो? क्योंकि ऑलरेडी मेरे रॉ मटेरियल की कॉस्ट काफ़ी बढ़ी हुई है, मेरी सप्लाई है, उधारी है, 10 चीज़ें और हैं, तो मैं इसमें पैसा क्यों डालूँ? आपकी पहचान कैसे आएगी? जब तक आप अपना नाम नहीं बताओगे। बाजार में कोई चीज़ मिल रही है, हम कोई कमोडिटी एक आध पकड़े, मिठाई को अगर हम लेके जा रहे हैं, काजू कतली इंदौर में बनाने वाले 500 लोग होंगे। अब एक कोई पर्टिकुलर एरिया की मिठाई जहाँ पर हम यूँ कहें कि नहीं यार ये तो बिल्कुल है ना, 2 सामने रख देंगे जब तक मिठाई, एक बहुत हाई क्लास दुकान से खरीदी हुई और एक बिल्कुल साधारण सी दुकान से खरीदी हुई, तो टेस्ट में तो डिफरेंस ठीक अपनी जगह हो सकता है, होगा ही। लेकिन वो प्रेजेंटेशन जब तक नहीं होगा कि यार मिस्टर एक्स के यहाँ की या ये मिस्टर वाई के यहाँ की, आपको अपील की कौन सा करेगी खाने के लिए? आप बोल तो यार ये तो फलान दुकान की मिठाई है, उसके यहाँ की ये काजू कतली है, इसके यहाँ का मक्खन बड़ा है। अब ये में बहुत जनरल है यार, हम घर में कचौरी समोसे भी लाते हैं ना, तो सबसे पहले पिताजी पूछते कौन सी दुकान से लाया,
है ना? सवाल सबसे पहले ये आता कौन सी दुकान से लाया भैया। तो इसमें एक क्वेश्चन है, मतलब आपका कहना ये बन रहा है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस, आपकी आइडेंटिटी है वो एक तरह से बगैर उसके संभव ही नहीं है। तो एक सर क्वेश्चन ये, मतलब मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और ब्रांडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो प्रिंटिंग में एक बड़ा कन्फ्यूज़न ये रहता है, किससे करवाएं, कैसे करवाएं, क्या देखें, ये कैसे तय करे एक आदमी कि भाई, क्योंकि देखो मार्केट में तो 100 प्रिंटर बैठे हैं और सबका कहना ये मैं बेस्ट हूँ, ठीक, बट वो मैं एक व्यापारी हूँ, मुझे प्रिंटिंग का काम करवाना है अपने सामान के लिए, मैं कैसे तय करूँ कि कौन इनमें से अच्छा है, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, मुझे क्या चेक करना चाहिए? जो आपको सही गाइड कर सके। सही गाइड कर सके कहने का मतलब ये है कि जो आपको ऑप्टिमाइज कर सके आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग को। देखिए, प्रोडक्ट को आपको पैक करना है, आपको ये देखना पड़ेगा कि उसकी मेरा कस्टमर ऑडियंस कौन है, मुझे बेचना किसको है, वो उसकी चॉइस क्या है, उसकी नीड क्या है। आफ्टर ऑल हम किसी भी चीज़ को, अब एक हमको मान लो 5 स्टार होटल में जाना है, 5 स्टार होटल में आप रिक्शा में नहीं जाओगे, ऑल्टो में जाने में भी आपको एक छोटी कार में, वैगन आर में आप वहाँ पे जाओगे तो क्या सोचते हो 5 स्टार होटल में कि यार मेरी गाड़ी मर्सिडीज हो, BMW हो, उसमें जाऊँ मैं, ये क्यों, कहाँ से आया? ये एग्जैक्टली इसलिए है, मैं रिलेट कर रहा था क्योंकि आफ्टर ऑल हम जो पैकेजिंग प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो बायर कौन है, वो बायर उस प्रोडक्ट के सामने उसकी पेइंग, मतलब वो क्या देखना चाहता है। अभी अगर आप अगरबत्ती खरीदने जाते हो तो अगरबत्ती तो सभी एक सरी की लूज काली है ना, उसमें सेंट वगैरह कौन सी देख रहे हैं, जब तक उसमें नाम नहीं आ जाता कि यार ये इस ब्रांड की है या उसमें पैकेजिंग अच्छी दिखेगी तभी तो बिकेगी। क्योंकि आदमी पहले देखता है कि यार ये पैकेट अच्छा दिख रहा है, इसका पैकेट अच्छा दिख रहा है, इसके अंदर का माल भी अच्छा ही होगा। तो पैकेजिंग ने प्रोडक्ट को एनहांस करा ना। बगैर उसके तो आप अगरबत्ती रख दो या कुछ भी रख दो, कोई भी प्रोडक्ट रख दो, जब तक उसको पैकेजिंग नहीं मिलेगी प्रोडक्ट अपने आप में अपनी वैल्यू से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। मतलब आपका कहना है कि पैकेजिंग से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं कैसे तय करूं कि आप अच्छे हो, योगेश जी अच्छे हैं कि शेखर जी अच्छे हैं या कोई तीसरा अच्छा है? बिल्कुल ठीक है ना, उससे कोई इनकार ही नहीं ना। मैंने क्या कहा कि ऑप्टिमाइज जो आपकी कॉस्ट को हमको ये समझना चाहिए। मेरा ये जो जितना आपको बताया कि अब मेरा प्रोडक्ट 100 रुपये में बिक रहा है, आपके पास भी मार्जिन होगा, निश्चित तौर पे आपके प्रोडक्ट की कीमत 50 रुपये होगी। आप कितना पे कर सकते हो, और बायर जो देख रहा हो उस, अब आपको लगता है कि मैं 10 रुपये पे कर सकता हूँ, आपको ये तो पता होता है कि मैं पैकेजिंग की कॉस्ट, सबका बजट होता है, उस बजट में जो आपको करके दे सके या जो आपको बता सके। क्योंकि एक बॉक्स को बनाने का तौर तरीका हमको सब चीज़ों को समझना पड़ता है। जैसे अभी पैकेजिंग की कॉस्ट बात करें, 1 किलो का बॉक्स बनाएंगे अगर हम, उसकी कॉस्ट होगी मान लो 25 रुपये, और वहीं अगर आधा किलो का बॉक्स बनाते तो उसकी कीमत हो जाती है 15 रुपये, बढ़ गई। और जहाँ 250 ग्राम का बॉक्स बनाया अगर उसकी कीमत 8 रुपये हो गई, पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ गई। तो जितनी ज़्यादा छोटी वैल्यू का पैकेजिंग होगा उतनी ज़्यादा आप पे मतलब प्रेशर बिल्ड करेगा। तो इसलिए हमको ये समझना पड़ता है कि यार वो उसकी कॉस्ट कहीं सबसे ऊपर वाले से मैच करी जाए, उसको कॉस्ट इस तरीके से बॉक्स बनाया जाए कि उसकी कीमत कहीं पर भी डिस्टर्ब ना होवे। तो इसमें ऑप्टिमाइजेशन देखना है, ऑप्टिमाइजेशन के अलावा और क्या क्या देखना चाहिए? ऑप्टिमाइजेशन के अलावा मतलब देखिए अल्टीमेटली उसके पास रिसोर्सेज भी होनी चाहिए, पूरे समझ तो होनी चाहिए जो आपको गाइड कर सके। आप तो कोई किसी ने बोल दिया कि नहीं यार ये तो फला चीज़ बेहतरीन है, अब मेरा काम की ही नहीं है, लेकिन हाँ बस मैं इन्फ्लुएंस में कोई लिया हूँ, तो उसका कोई एक बार तो आप ले आओगे इन्फ्लुएंस में, लेकिन उसकी वैल्यू भी तो आनी चाहिए ना आपको। रिसोर्सेज से क्या तात्पर्य आपका? इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स आपको करने की समझ और करने का सारा ताम झाम जिसको हम कहें, मशीनरीज पार्ट भी।
मशीनरीज, और इसके अलावा? इसके अलावा बस यही कि और आपको सही प्रोडक्ट भी देवे, मतलब सही प्रोडक्ट इन सेंस गाइड सही कर सके, क्योंकि गाइडेंस ही ज़्यादा। अभी आपने बोला कि मेरे को मेरे प्रोडक्ट की तो सारी जानकारी है, मैंने मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना लिया, लेकिन जब तक उसको पैकेजिंग नहीं मिलेगी वो नहीं बिकेगा। ओके। आप कई ऐसे लोगों को जानते होंगे जो घर में होममेड बहुत अच्छी चीज़ बना लेते हैं, लेकिन वो पैकेजिंग नहीं इस्तेमाल कर सकते। वो पैकेजिंग नहीं कर सकते हैं तो वो बाजार में नहीं बेच सकते। उसका कमर्शियल आप समझोगे तो उसको कमर्शियल, उसका जब तक उस पर ब्रांडिंग नहीं करेंगे वो नहीं बेच पाएंगे। ओके, आपका कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब एक प्रिंटर जो होता है वो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है आपके बिज़नेस में, अगर आप कमर्शियल बिज़नेस करने जा रहे हो तो, और पैकेजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके पास रिसोर्सेज भी होना चाहिए, है ना? पर नयापन भी देना आना चाहिए। देखिए बाज़ार में आप कभी भी, एक तो बाज़ार इतना वोलेटाइल है, आप जब भी जाते हो क्या नया, व्हाट्स द डिफरेंस, डिफरेंट क्या है, आपको नया तो चाहिए ही, और नया चाहिए यानी आपको कुछ तो ऐसा देना पड़ेगा एड ऑन लगा के कि यदि एक्स्ट्रा है। तो आप अपने बिजनेस में ऐसा इनोवेशन क्या करते हो जो आप अपने कस्टमर्स को दे पाते हो, जो बाकी प्रिंटर्स शायद उतना नहीं दे पा रहे, ऐसा क्या है? देखिए होता क्या है कि आप हर इंडस्ट्रीज अलग अलग होती है। जैसे कोई इंडस्ट्री, अभी आपको देखना पड़ता है कि जैसे पैकेजिंग पहले डुप्लेक्स बोर्ड पे चलता था, डुप्लेक्स बोर्ड यानी रिसाइकल बोर्ड। जैसे जैसे मार्केट की पेइंग कैपेसिटी बढ़ी, ये आपको समझ में आया कि मार्केट अब पेइंग कैपेसिटी उसकी बढ़ गई है। जो बॉक्स वो कल वो 5 रुपये पे करता था, आज उसका वो 10 रुपये देने के लिए तैयार है। अब वो 10 रुपये देने के लिए तैयार है, ये अगर आपको पता है तो आप उसको उस तरीके का प्रोडक्ट बना के देंगे ताकि उसका प्रोडक्ट भी अच्छा लगे। तो अब ये बोर्ड मार्केट शिफ्ट हो गया है वर्जिन बोर्ड पर, जिसको FBB बोर्ड बोलते हैं, जो डायरेक्ट वुडन पल्प से बनता है। लेकिन एक धारणा आती है कि यार ये वुडन पल्प से बन रहा है, लकड़ियाँ काटी जा रही है, ऐसा होता नहीं। लकड़ियाँ काटी जाती तो वो वुडन ट्री फार्मिंग करते हैं, मतलब उन पर कंपल्शन नहीं है। वो पहले ट्री फार्मिंग करेंगे, यानी अपने आसपास के एरिया में 100-200 किलोमीटर, 10-20 किलोमीटर तक, वो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक लोगों को पौधे देते हैं, फार्मिंग कराते हैं, पेड़ बन जाते हैं, ले आओ पेड़ हम काट लेंगे, फिर पेड़ उगाओ फिर हम काट लेंगे, ज़मीन आपकी। उस तरीके से यानी कोई एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रहे हैं कि बस पेड़ काटे जा रहे हैं। ये धारणाएं गलत हो जाती है। जैसे प्लास्टिक में तो ये है कि यार प्लास्टिक तो वो अपने आप ही डिस्पोज होगा, और वो उसको 200-300 साल का पीरियड लगेगा। पेपर का तो क्या, पेपर आपने बनाया यूज़ करा, उसको वापस रिसाइकल कर सकते हो आप। अच्छा, हाँ रिसाइकल हो जाता है। पेपर का कुछ भी नेचर को डिस्ट्रॉय कर, मतलब हार्म करने वाली चीज़ें नहीं होती। नहीं, बट ऐसा जनरली तो सुनने में यही आता है कि पेपर का जितना यूज़ बढ़ेगा उतना नेचर को ज़्यादा नुकसान होने वाला है। यार नेचर को नुकसान होने वाला, ये मिसकंसेप्शन ही मैं बता रहा हूँ ना कि पेपर बन का ऐसे रहा है ट्रीज से, और ट्रीज हमेशा तो है नहीं कि ट्री मन से काटे जा रहे हैं, उगाने के बाद ही काट रहे हैं ना। अरे हम कोई चीज़ को उगा रहे हैं, उसी हम गेहूँ अगर खा रहे हैं तो उगाने के बाद ही खाएंगे ना। ओके, मतलब एक जनरल, मतलब आपका कहना है जितना काट रहे हैं उतना लगा भी रहे हैं। उतना लगा भी रहे हैं। ओके, गुड। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अभी डिस्कशन में आपने बोली कि इस तरीके से तो आदमी को चुनना चाहिए, है ना। बट अगर किसी को इस प्रिंटिंग लाइन में ही काम शुरू करना है तो एक बिजनेस मॉडल क्या है इसका? प्रिंटिंग लाइन और पैकेजिंग लाइन ऐसे तो है तो दो डिफरेंट, क्योंकि प्रिंटिंग अपने आप में एक, इसको है ना हम भी 2-3 एरिया में बांटते हैं, एक प्रेस, एक प्री प्रेस और एक पोस्ट प्रेस। अच्छा, हाँ, ये भी हमारे 3 सेगमेंट है। जो भी हमारे को काम बढ़ाना है, हाँ, मतलब जो इनोवेशन लाना है वो सब पोस्ट प्रेस में जाता है। ओके, क्या होते हैं थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? प्री प्रेस में प्रिंटिंग से प्रिंटिंग करते हैं। हाँ, प्रिंटिंग कैसे होती है? मशीन से? मेटल प्लेट्स आती है, हाँ, जो बनती है प्लेट पे एक्सपोज होती है। जैसे आपके पिक्चर हो, अभी हम फोटो खिंचाते थे तो क्या वो नेगेटिव निकलता था, फिर उसका पॉजिटिव बन के आपको वो पिक्चर मिलती थी। ऐसे ही प्लेटों इनमें होता है प्रिंटिंग में, आपकी पिक्चर कंप्यूटर से प्लेट पर एक्सपोज होती है, वो प्लेट से पे प्रिंटिंग होती है। अच्छा, तो ये प्री प्रेस वाला पार्ट हो गया। ओके।
क्योंकि ये भी बड़ा टेक्निकल है, ये एक बड़ा लंबा सीन है। प्रेस प्रिंटिंग करा, प्रिंटिंग के बाद उस पर क्या हमको काम करना है, उस पर कोटिंग करनी है, कैसे उसको खूबसूरत करना है, लेमिनेशन करना है। लेमिनेशन 4 प्रकार के हो जाते हैं, ग्लॉस हो गया, मेट हो गया, कई प्रकार है ना आजकल। और फिर उसके बाद टेक्सचर कर सकते हैं आप। टेक्सचर में कोई चीज़ को स्पॉट हाईलाइट कर दिया कि यार ये चीज़ को दिखाना, मेरा प्रोडक्ट को उस पर दिख जाए, मेरा नाम दिख जाए, ये हो जाए। लीफ प्रिंटिंग हो गया, मतलब हॉट फॉइल स्टैंपिंग, जिससे उसकी और खूबसूरती बढ़ जाए। एम्बोजिंग करना, कोई चीज़ उभरी हुई बॉक्स पर, तो ये सारे पार्ट हो गए। विंडो लगा दिया, ये सब प्रेस प्रिंटिंग के बाद के काम है, ये पोस्ट प्रेस के काम हो गए। ओके वही जो एनहांस करेंगे आपकी पैकेजिंग को। ओके। और इसके बाद एक और आप बचा है, कौन सा बचा है तीसरा? प्रिंट प्रेस, प्री प्रेस, प्रेस और पोस्ट प्रेस। ओके, तीनों हो गए ये। हाँ, बाप तो रे। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको प्रेस, मतलब आज के समय में कुछ ऐसे जॉब वर्कर्स भी हैं जो सिर्फ प्रेस लगा के बैठे हैं कि भी आप अपना सब ले आओ, प्रिंटिंग करा के ले जाओ, बाकी अपना काम। ओके, तो ये एक बिजनेस मॉडल हो गया इसमें, जिसमें पूरा मशीनरी। इसके अलावा और भी बिजनेस मॉडल्स हैं क्या? बिजनेस मॉडल्स तो यही ना कि पैकेजिंग सॉल्यूशंस आपको देना। एक होता है क्या कि हर इंडस्ट्री को पैकेजिंग लग रही है, हर पैकेजिंग को इंडस्ट्री को पैकेजिंग लग रही है। तो आप कौन सी इंडस्ट्री को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, उसको एक पकड़ के थोड़ा सा, क्योंकि कई लोग, मैं तो सिर्फ अगरबत्ती के ही बॉक्स बनाऊंगा, मैं सिर्फ फार्मा में ही काम करूंगा, मैं सिर्फ रेडीमेड के लिए ही काम करूंगा, मैं सिर्फ मिठाई वालों के लिए ही काम करूंगा। तो ऐसे इस तरीके के अलग अलग कोई चुने नहीं, मैं सब तरीके के काम कर सकता हूँ। क्योंकि उसके लिए आपको होता क्या है कि अब जैसे हम प्रिंटिंग इंडस्ट्री इसलिए भी अलग है, क्योंकि अगर आपको मान लो कोई प्रोडक्ट बनाना हो, तो उसके लिए तो क्या होता है कि सुबह से आपने एक सिस्टम डाल दिया, शाम तक आपको पता चल जाता है कि यार ये प्रोडक्ट कितना निकला है। लेकिन प्रिंटिंग इंडस्ट्री में अगर आपको कोई बॉक्स बनाना है, हर बॉक्स की साइज अलग, साइज के साथ उसका जीएसएम अलग, जीएसएम के बाद उसकी ग्रेन डायरेक्शन वगैरह में भी ध्यान देना पड़ता है, मशीन डायरेक्शन जिसको हम कहें, उस पर भी फोकस करना पड़ता है। बोर्ड क्या लगाना है, साइज अलग। अब साइज अलग यानी कोई बोर्ड आता है 23-36 का, और एक बोर्ड आता है 22-34 का। अब मेरे 22-34 में जो काम हो सकता है उसको 23-36 में करूँगा, तो ये तो मैं कॉस्ट बढ़ा रहा हूँ अगले की, और उसकी कॉस्ट उसको क्यों देना चाहिए? ओके, है ना। तो यहाँ क्या होता है कि हर जॉब, हर साइज बोर्ड की अलग मांगता है। तो अभी कोई ऑर्डर लिखाता है तो पहले तो समझना पड़ता है कि, और 22-34 अगर मैं बोल रहा हूँ तो 34-22 नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, ये ग्रेन डायरेक्शन जिसको हम कहें, मशीन डायरेक्शन में अगर बहुत टेक्निकल है, बहुत टेक्निकल। क्योंकि अगर आपने उसको उल्टी डायरेक्शन में बोर्ड बॉक्स बना दिया, वो बोलेगा क्या है यार, पेपर में बक्सा बना दिया क्योंकि वो बक्सा खड़ा ही नहीं हो पाएगा। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि आपकी जो इंडस्ट्री है इसमें 2 बिजनेस मॉडल आपने बता दिए है ना। इन बिजनेस मॉडल्स के अलावा एक क्वेश्चन और भी पैदा होता है जो मेरे दिमाग में आ रहा है अभी, कि हर इंडस्ट्री के कुछ चैलेंजेस होते हैं जो वो फेस करते हैं। आपकी इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि हमको हर प्रोडक्ट के लिए अलग रॉ मटेरियल चाहिए रहता। रॉ मटेरियल इन सेंस बोर्ड, ओके, हर जॉब के लिए अलग। इसीलिए कुछ लोग, जो ये मैं अगरबत्ती का ही काम करूंगा तो मुझे पता है कि भैया 10 रुपये पैकिंग, 25 रुपये पैकिंग, 50 रुपये पैकिंग के बॉक्स लगेंगे, इसमें थोड़ा बहुत हेर फेर करके, लेकिन उसमें भी 2-2, 5-5 mm का भी अगर फर्क करा तो बोर्ड की साइज बदल जाएगी। बोर्ड की साइज बदल जाएगी यानी कॉस्ट बदल गई, है ना, कॉस्ट बदल गई। दूसरा आप चैलेंजेस क्या है कि पैकेजिंग इंडस्ट्री में आप कर रहे हो तो आपकी मशीन साइज का भी बड़ा महत्व होता है। प्रिंटिंग कर रहे हैं तो आप 19-26 पे कर रहे हो, 20-28 पे कर रहे हो, 25-30 पे कर रहे हो, या 28-40 पे कर रहे हो। ओके, क्योंकि आप थोड़े से में आप गेम कर जाते हो कि यार मेरी साइज, मशीन की साइज़ बड़ी है, मैंने बॉक्स की साइज़ थोड़ी सी बढ़ा दी। ओके, अब आप तो हो गया बाहर, छोटी मशीन वाला तो ऐसे ही बाहर हो गया, बाहर हो गया, क्योंकि मेरी मशीन की साइज़ से मैं वो जॉब ही नहीं आ रहा है। हाँ हाँ,
ठीक है। अगर मैं उसमें कम उसमें छापता हूँ तो मेरी कॉस्ट बढ़ाता हूँ, वर्किंग टाइम बढ़ाता हूँ। ठीक है। और वो सब की कॉस्ट कस्टमर तो नहीं पे करने वाला, कस्टमर तो ये चाहता है कि मेरे को कम से कम में मिले। और इसके अलावा क्या चैलेंजेस हैं? जगह भी है, और दूसरा ये कि देखो पैकेजिंग क्या होता है कि आदमी को पैकेजिंग तो नीडेड है, उसके बगैर उसका प्रोडक्ट बिकने भी नहीं वाला। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि आदमी को अपने रॉ मटेरियल की ज़्यादा वैल्यू होती है। कैसे? अपने गुड्स जो बना रहा है उसका रॉ मटेरियल। ओके। आप समझो नमकीन बना रहा हो तो उसके लिए बेसन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बेसन वाले को पहले देगा, मिठाई वाला मावे वाले को पहले देगा पैसे, रेडीमेड का कोई काम कर रहा है तो कपड़े वाले को पहले पैसे देगा। पैकेजिंग की कॉस्ट जनरली सबसे लास्ट में आती है। हाँ। क्योंकि उसके लिए ये अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल करा था बर्डन है यार भैया, मैं क्यों माल तो से बिक जा रहा, हाँ। पैकेजिंग क्यों लगाऊं मैं? हाँ। सीधी बात है, लेकिन पहचान भी तो जरूरी है। ओके। तो उसकी कॉस्ट वो सबसे लास्ट में ही पे करेगा। ठीक है यार, हर चीज़ के फ़ायदे हैं नुकसान भी है, उसके कोई इनकार नहीं, लेकिन एक ये चैलेंज जरूर आता है कि पैकेजिंग की कॉस्ट आदमी को लगता है कि यार दे देंगे, अभी तो ख़त्म ही नहीं हुआ। मतलब आपके यहाँ पेमेंट लेट आता है? कंपेरेटिवली कहें तो, कंपेरेटिवली दूसरे प्रोडक्ट, मतलब उसके जो 25 आइटम हर कोई खरीदता है, हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं यार तू तेरे पास रख के नहीं दे रहा, क्योंकि होता यही है कि उसको भी वो कन्वर्ट करेगा, उसको भी आगे साइकिल प्रोसेस में डालेगा, आगे भेजेगा, वहाँ से ये चेन बनी होती है। हाँ। कोई भी अपनी जेब से पॉकेट से पैसे निकाल के नहीं दे सकता, एक दूसरे के सपोर्ट के बगैर आप नहीं चल सकते हो, ये बिल्कुल हमको मानना चाहिए। तो एक इसमें आपने जो चीज़ मेंशन की, एक चीज़ और मुझे जो जनरली में भी देखने में आ रही है, मैं तो सुनता भी हूँ काफ़ी लोगों से कि बहुत ज़्यादा थ्रॉट कटिंग कंपटीशन है, गला काट प्रतियोगिता चल रही है आपस में ही प्रिंटिंग यूनिट्स के अंदर ही। क्या ये सच है? देखिए हो सकता है ना, हम हो सकता है है भी, कारण उसका है कि अब सबकी है ना कैपेसिटी बढ़ गई है टेक्नोलॉजी के कारण। पहले जो मेरे पास मशीनरीज थी, मान लो वो मेरे को घंटे के 4000 शीट निकाल के देती थी, आज मशीनरी से मेरे पास घंटे के 10,000 शीट निकाल के दे दी। प्रिंटिंग को लेकर कहें, पंचिंग को लेकर कहें तो यार पहले ना मैनुअल पंचिंग होती थी, उस पर 1000-1500 शीट आप घंटे की निकाल लेते थे। आजकल ऑटोमेटिक पंचिंग मशीन्स हो गई है जो मेरे को घंटे में 5000 शीट 10,000 शीट निकाल सकती है। तो अब जब मेरी कैपेसिटी बढ़ी है तो मेरी कॉस्ट नीचे आ गई, कॉस्ट नहीं चाहिए, उसका फ़ायदा मुझे कस्टमर को पास ऑन करना ही चाहिए। तो बट मेरा क्वेश्चन ये है सर कि ये कंपटीशन जो थ्रॉट कटिंग कंपटीशन है, क्या ये सच है? देखिए सिर्फ कंपटीशन पे ही नहीं जा सकते हैं, ये बायर को भी समझना पड़ेगा कि यार मैं सिर्फ पैसा देख रहा हूँ या मैं क्वालिटी को भी, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहा हूँ सिर्फ पैसा देखने के लिए। वो वहाँ कर रहे हैं तो फिर हम कोई कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट देख रहा है, प्रोडक्ट की वैल्यू तो उसको देनी ही पड़ेगी। अब मैंने अब जनरल बात करें अपन, बहुत जनरल, मिठाई की दुकान यहाँ पे 500 होगी तो एक जगह कोई मिठाई 1200 रुपये किलो भी बिक रही तो दूसरी दुकान पे वो 800 रुपये किलो भी बिक रही है। तो अभी कंपटीशन कहाँ रह गया? सबके बायर अलग अलग। ठीक है, देखिए कंपटीशन नहीं होगा तो ये तो आपको कंफर्ट जोन में ले जाएगा। आपको जागरूक तो रखने के लिए कंपटीशन इज मस्ट, हेल्दी कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन निश्चित तौर पे, और ये अच्छा है। हाँ मतलब उससे कोई इनकार मुझे तो नहीं है। आप उससे संतुष्ट हैं? मतलब देखिए बगैर उसके कंपटीशन के मजा ही नहीं है। मजा ही नहीं, धंधा करने का क्या मजा? अरे अगर आप दौड़ ही रहे हो तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा है ना? और अगर आप ओलंपिक में दौड़ रहे हो तो ये तो देखना ही पड़ेगा कि यार मेरे से 1 सेकंड आगे दौड़ने वाला का ही नाम होगा मेरा। तो मतलब कंपटीशन तो आपको जीतना है तो उसी से कम्पीट करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन और इसमें है कि मैं अक्सर अभी कई प्रिंटिंग यूनिट के मालिकों से मिला और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि वो लोग अक्सर एक चीज़ की शिकायत ये करते हैं कि यार मार्केट में लोगों ने इथिकल कंपटीशन नहीं रखा है, अनइथिकल वे में काम करने लगे हैं, जिससे आपकी इंडस्ट्री का भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। वो तो देखो सभी जगह होता है, सभी जगह होता है। मतलब वो तो
आप कहीं पे भी जाओ, ओके। देखिए आपने जो टॉक वॉक द टॉक करना पड़ेगा, आपने जो बोला है वो देना पड़ेगा, सिंपल है ना। मैं बोलूँ कुछ और दूँ कुछ, तो वहाँ पे तो मैं फिर गेम कर सकता हूँ, करेक्ट करेक्ट। कंपटीशन भी कर सकता हूँ। हो सकता है कई लोग अनएथिकल आपने वर्ड इस्तेमाल करा, तो उसमें क्या है कि मैंने कई चीज़ें जहाँ पर काउंटिंग भी नहीं होती वहाँ पर, क्योंकि तो नंबर से जाता है, केजी से नहीं जाता, दिया कितना लिखा कितना और कुछ करें हम, तो उसका क्या हिसाब हो सकता है। तो उस पार्ट पे तो मैं नहीं जा सकता, बिजनेस को बिजनेस के तरीके से ही। ओके चलिए, बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फाइनेंस, है ना। आपकी कंपनी में आप कैसे मेक श्योर करते हो कि स्मूथ रहे फाइनेंस? आफ्टर ऑल सेल्स के ऊपर ही सारा खेल है। अच्छा, बगैर सेल्स के तो आप फाइनेंस कहाँ से आएगा? तो सेल्स कैसे मैनेज करते हैं आप? सेल्स का अपना एक फंड है यार, कि आपको या तो जहाँ पर भी है वेकेंट एरिया आपको समझना पड़ेगा, कहाँ पे नीड है, कि आपके पास है, कि इनको आप दे सकते हैं। सेल्स पे ही सारा। ओके, मतलब अपनी सेल्स सुधार लो, फाइनेंस सुधर जाएगा। फाइनेंस अल्टीमेटली देखिए, और फाइनेंस सुधारने के लिए आपको जो भी और उसके पैरामीटर्स है उस पर भी वर्क करना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि आप खर्चा कुछ भी करने लग जाओ। आपको कमाई आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला हिसाब तो आप कर ही नहीं सकते। आपको इतना तो मान के ही चलना पड़ेगा कि यार मैं अगर 1 रुपया कमा रहा हूँ तो 8 आने तो मैं खर्च कर सकता हूँ। आपको कमाई के हिसाब से ही और उसी के हिसाब से आपको ग्रो करना चाहिए, ग्रेजुअल ग्रो करें अपन। मैं ये भी नहीं कह रहा कि अपन किसी को देखा देखी अब कुछ भी करने लग जाए, वो नहीं करा जा सकता। मतलब ठीक है आप करने लग जाओ, फिर धड़ाम से डिफेम भी होता है, लोगों के पैसे ही नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या है, मतलब वो बिजनेस थोड़ी हुआ। करेक्ट। तो वो तो 420 के है। आप कैसे मेक श्योर करते हो कि स्मूथ सेल रहे? ये तो सेल्स, मतलब आपको अपने सारे सेल्स पे फोकस रहना पड़ता है कि यार कोई भी चीज़। मतलब आप कैसे करते हो? मतलब आपकी कोई स्ट्रेटेजी होगी स्पेसिफिक कि भाई मैं ये फॉलो करता हूँ जिससे मेरी सेल्स स्मूथ रहे? हाँ, मतलब ये तो समझ में आता है कि हमने एक पूरा इतने साल का चूँकि एक्सपीरियंस है, अपने को पता होता है कि इस समय क्या चीज़ हम बाज़ार में दे सकते हैं। क्योंकि 12 महीने, एक बात तो तय माने कि 12 महीने एक सरीका नहीं हो सकता है, एक मौसम नहीं होता है। जनवरी में अलग होता है, मार्च में है ना, फरवरी में अलग होता है, जून में अलग होता है, सितंबर में अलग होता है। हाँ, तो इंडियन मार्केट तो साइक्लिक है वैसे भी, है ना। तो कौन से समय किस चीज़ की बाजार को डिमांड है और इस समय हमारा पिछले साल क्या सेल रहा, उसको ध्यान रखते हुए कि यार कम से कम उससे तो ज़्यादा ही करें, नीचे ना जाए। ये इस पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। ओके, क्योंकि लास्ट ईयर का आपके पास चूँकि डाटा हैं तो उस हिसाब से आप आगे। वेरी गुड। आप डेटा मेंटेन करते हैं इसका मतलब? बगैर उसके कैसे संभव होगा। ओके, चलिए बहुत अच्छा। डेटा मेंटेन करते हैं और उसके आधार पे फिर आगे की प्लानिंग भी करते हैं। और क्या करते हैं सर फाइनेंसेस को बेहतर रखने के लिए सेल्स के अलावा? फाइनेंस को मतलब फाइनेंस बेहतर से क्या कहें हमने, जैसे टैक्सेशन होता है, हाँ, बैंकिंग होती है, लोन्स हो सकते हैं आपके, उधारी हो सकती है आपकी, इन सब को कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए टैक्सेशन तो आपको टैक्स तो देना ही है, टैक्स का कोई कट ऑफ नहीं होता है, उसको तो प्रॉपरली आपको मैनेज करके देना ही है। गवर्नमेंट सबसे पहले देती है, ठीक है ना। फाइनेंस में बैंकिंग का आपको समझना पड़ेगा कि हाँ आपको बेहतर बैंक मिले, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिले, क्योंकि बगैर बाजार के फंड्स तो आपको रेस करने ही पड़ेंगे। अपने ओन फंड से आप बिजनेस कितना कर लोगे, नहीं कर सकते। आप बड़ी से बड़ी कोई भी, आज हम अंबानी की बात करें तो उसको और बड़ा बिजनेस करना है तो और बड़ा लोन लेता है, और बड़ा लोन लेता है। हाँ। ये अलग बात है कि एक समय आता है भैया वो बोल देता है कि वी आर नो डेब्ट्स, है ना, एक समय। लेकिन इनिशियल तो
कहीं ना कहीं हमको फंडिंग से ही काम करना पड़ता है। सही बात। और विजन से। फंडिंग कब आती है? जब आपके पास विजन हो। क्योंकि गवर्नमेंट बैंक भी फंड कर किसको करती है? जिसके पास सोच हो। करेक्ट। एक बगैर ऐसे नहीं बिजनेस मॉडल हो उसके बाद ही वो, और ट्रैक रिकॉर्ड भी हो पास्ट का। ट्रैक रिकॉर्ड भी हो। करेक्ट। बगैर उसके तो कोई भी पैसे दे देगा तो वो देने वाला बेवकूफ़ है। वो देता नहीं है ऐसे देता भी नहीं है ये भी सही, वो देता भी नहीं है। ठीक है, ओके। तो मतलब आप इन चारों सेगमेंट्स में क्या करते हैं? मैं वो जानना चाह रहा हूँ एक्चुअली। क्या होता है, ऑडियंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा, जैसे टैक्सेशन आपने बताया वो तो देनी ही पड़ेगा, बट आप जैसे बैंकिंग है या फाइनेंसिंग है, लोन्स हैं स्पेशली, या फिर उधारी है, जो आप कैसे इनको स्मार्टली मैनेज करते हो, या क्या देखते हो बैंक्स को चुनते समय, या क्या देखते हो किसी को उधार दे रहे हो तो उसको देते समय? हाँ, उधार देते समय तो देखिए अब थोड़ा सा चैलेंजेस बढ़ गए हैं। चैलेंजेस इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि अगर आप सिटी में दे रहे हो तो किसी को उधार, तो आप, मैं शेखर को जानता हूँ, शेखर मुझे जानता है, कहीं ना कहीं है ना, तो हम समझ सकते हैं। कोशिश ये रहे कि ज़्यादा उधार ना दें, लेकिन उसकी भी एक, आपने उधार दे दिया, अब मैंने अमाउंट 5 लाख रुपए आपको दे दिए, 1 महीने में आपने ले लिए, अब आप स्मार्ट हो, यार वो तो अभी पैसे नहीं है, तू और दे फिर मैं देता हूँ। और उसने अपना राइट मान लिया उसको, क्यों 5 लाख रुपए तो डिपॉजिट है मेरे पास। हाँ, डिपॉजिट है, ये तो यार रहते ही है, मैं तो हर किसी का यूज़ करता हूँ। ये एक बहुत स्मार्ट प्ले हो गया। लेकिन खैर ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि वो 5 लाख का है, लेकिन 5 लाख की वर्थ रखता है ना बंदा, तो कभी भी अपन 5 के वो 15 में तब्दील ना हो जावे या ज़्यादा ना हो जावे। हाँ, वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहाँ आपने जरा सी चूक करी, वो 5 का जहाँ 10-15 हुए, फिर तो भैया वो नया वेंडर भी ढूंढेगा। और यार अभी तो बहुत सारी ऐसे केसेस हैं, में से वर्थ देख के दो उधार। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा जो आउट स्टेशन वाले हैं, अब आपके पास उतना टाइम नहीं रह गया, क्योंकि आप कहीं पे जाओ और उससे पैसे वसूल के लाओ, वो समय ही नहीं है। काम अगर आप उसका एक फ़ोन पे कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेवारी वो फ़ोन पर आपका पेमेंट भी करें। तो आप लोग नगद में इस इंडस्ट्री में काम नहीं होता, ऐसा क्यों है? क्यों उधारी पे बहुत काम होता है? देखिए, होता यही, मैंने क्या कहा, हर चीज़ आप सिर्फ नगद ही खरीदो, 100 में से 50 नगद खरीद लेंगे, ज़्यादा 75 नगद खरीद लेंगे, लेकिन 25 तो आपको उधारी में ही करना पड़े, है ना। और सबके पास पैसे हों ऐसा नहीं है, सबकी अलग अलग सोच होती है। जिस तरीके से हर 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, हर समय एक जैसा नहीं होता है, चाहे वो धन्ना सेठ हो या किसी के लिए भी। हम किसी की भी बात करें, अप एंड डाउन हर किसी के साथ आते हैं। एक सरीका तो लाइन अगर देखो ना, तो आदमी, वो डॉक्टर बोल देता है पहले भैया उठाओ, है ना, इसलिए वो तो बात करनी ही नहीं चाहिए। करेक्ट। अप एंड डाउन तो उधार, एक दूसरे का सपोर्ट तो हर किसी को चाहिए। करेक्ट। मुझे भी चाहिए मेरे वेंडर्स का सपोर्ट। मेरा वेंडर अगर मेरे पे ट्रस्ट नहीं करेगा तो मैं ग्रोथ कैसे करूंगा? वो भी तो मेरे को उधार दे रहा है। करेक्ट। तो वो अगर मैं उसका ट्रस्ट मेंटेन कर रहा हूँ, तभी तो मैं आगे, मैं उसका ट्रस्ट ब्रेक करूंगा तो मुझे भी आगे से ओके वैसा मिलेगा। सारा काम ट्रस्ट पे चल रहा है। चलता ही है, दुनिया ही ट्रस्ट पे चल रही, विश्वास पे चलती है, ऐसा तो हम बोलते हैं। करेक्ट। बगैर उसके कोई होता है क्या? सही बात है, मतलब वर्थ देखो और फिर आप ट्रस्ट कर सकते हो कि नहीं, ये देखो। हाँ, और एक लिमिट तो सबकी सेट करनी पड़ेगी। लिमिट सेट कर दो, है ना, क्योंकि अब मेरे को दिख रहा है कि यार ये मेरे से खरीदता ही साल भर में 25 लाख का माल है, तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि साल के, महीने के 2 लाख रुपए, और इसकी पेमेंट साइकिल मेरे को 60 दिन की है, तो मैं 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए तक की समझ में आती है। और जहाँ वो 60 दिन में दे रहा, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि भैया मेरा रोटेशन घूम रहा है। मैं 4 लाख के 8 लाख रुपए की उधारी दे दूंगा 4 महीने का, मेरा तो वो पैसे ही नहीं आएगा मेरे पास। रोटेशन कम होगा तो साइकिल कम होगी, साइकिल कम होगी तो आपका फाइनेंस में परेशानी आएगी। करेक्ट। अभी आप एक चीज़ को, फाइनेंस को इस तरीके से अपन समझा जा सकता है कि आदमी जो 5 दिन में पेमेंट दे रहा है, आपको मार्जिन भले वो 5% दे रहा हो, वो ज़्यादा बेहतर है, या वो जो आपको 25% मार्जिन दे रहा हो लेकिन पेमेंट 6 महीने में दे रहा हो? आप 6 महीने में अगर, या 4 महीने में दे रहा हो, तो उस 4 महीने के पेमेंट से आपने कितनी साइकिल करोगे साल भर में?
3 साइकिल, 4 या 12, और जो 5 दिन में दे रहा, 10 दिन में दे रहा, 15 दिन में दे रहा, इससे साइकिल कितनी कर लेंगे अपन उतनी बिजनेस की। पेमेंट कम रहे, जैसे कछुए और खरगोश बहुत थोड़ा दे रहा है, लेकिन आपकी साइकिल फास्ट मूव हो रही है ना। करेक्ट। और वो फास्ट मूव हुई तो आपको ग्रोथ दे देगी, एक्यूमुलेट कर जाएगी आपकी। ओके। तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ता है कि यार हमको हर तरीके के कस्टमर्स को, मतलब आपकी बात को अगर समराइज करूं तो कम मार्जिन के पेमेंट जो कि फास्ट आ रहे हैं वो बड़े मार्जिन के लंबे पेमेंट से बेहतर है। 100% है ना, 100%। करेक्ट ना, क्योंकि उससे आप 3 साइकिल ही कर लोगे। हाँ। मैंने 25 लाख का धंधा कर लिया एक बार, तो 25 लाख का धंधा करने फिर मैं 75 लाख का ही धंधा कर पाऊंगा। एक्चुअली जो आपकी बात है वो मैं इसलिए भी रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि कई लोग क्या है बड़े वेंडर्स के बड़े सप्लायर से जुड़ जाएंगे तो वो हमको बड़ा बिजनेस दे देगा, उसके चक्कर में लोग क्या लंबे उलझ जाते हैं। उलझ ही जाते हैं 100%। और फिर और मैंने कई लोगों को देखा है, मैं अच्छे मतलब मेरे एक्सपीरियंस है, मैं नाम तो क्या डिस्क्लोज करूँ, लेकिन ऐसी बोले यार बड़ी दुकान देख के चले जाते हैं और मैंने सुना बोले यार वो तो मैं ना निकल ही गया था बस वो तो कोई मिल गया रास्ते में जो जिसने बोल दिया वहां मत जाना वापस। नहीं, मतलब इतनी उधारी थी इतनी कि मैं तो त्रस्त हो गया था। मतलब मैंने तो सरेंडर ही कर दिया था। वो तो कोई आप जैसा साथ ही मिल गया जिसके साथ 2 बैठ के बात कर ली, गम गलत होगा और समझ में आया कि नहीं यार कुछ तो होगा अच्छा। मतलब वापिस नहीं तो आदमी सुसाइड करने तक की, क्योंकि अब पैसे ही नहीं है। और देखो गवर्नमेंट तो टैक्स लेने से कुछ नहीं, उसका पैसा उसको कोई मतलब नहीं आपने पैसे कहाँ, उसका तो टैक्स आपने दे दिया। मतलब टैक्स तो वो मतलब माल बेच दिया, टैक्स आपने कस्टमर ने आपको पेमेंट दिया नहीं दिया वो अलग चीज़ है, आपको देना पड़ेगा टैक्स। बाजार से बैंक से उधार लिया है तो बैंक वाला भी उस पर तो प्रॉपर्टी गिरवी वो तो उसको भी देना ही है, उसको भी देना ही है, क्योंकि आफ्टर ऑल आप तो सब जगह से बंधे ही हुए हो ना। लालच बुरी बला, आप लालच में चले गए, मार्जिन कम हो, पेमेंट सेफ हो, वो काम करो, वो काम होना चाहिए। अच्छा, करना ही वो चाहिए। मेरा जो आपने बोला वो सही है। इसमें एक क्वेश्चन और भी है सर कि जैसे बैंक्स के साथ लोग डील करते हैं तो आप कैसे चुनते हो कि कौन सा बैंकर के साथ हमको अपना बैंकिंग करना है? जैसा वेंडर चुनते हैं, आजकल तो बैंकिंग भी इतनी प्राइवेट सेक्टर से है और सर्विसेज सबको देने के लिए सबको बिजनेस चाहिए। करेक्ट। बट आप जैसे बोलते हैं ना कि बैंकिंग में सब लोग अच्छा करना चाहते हैं बट सब अच्छे हैं नहीं, जैसा कि वो बड़े व्यापारी जैसा कहानी है कि देख बाहर से सब एक से रहे अंदर से तो उसकी कहानी अलग है। तो आप कैसे तय करते हो कि मेरे लिए कौन सा बैंकर अच्छा है और क्या पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पे आप डिसाइड करते हो? सीधी बात है कि टीम कौन सी है, मेन पावर करंट में तो, क्योंकि होता है क्या कि जैसे टीम बदलती है ना वही बैंक जो बहुत अच्छा होता है ना वो आपके लिए तो ये तो बदलता रहेगा, फिर आप बदलता ही रहेगा थोड़ा तो है ना। लेकिन अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी बैंक, कुछ बैंक्स के एक तो टीम एक फैक्टर तो है ही है। आपको मतलब नई टीम आई तो नई टीम से दोस्ती साधनी पड़ेगी, मतलब एक तो रिलेशंस बनाने पड़ेंगे, दूसरा जो आपको बेहतर रेट दे सके। आफ्टर ऑल उन्होंने उनका काम भी इंटरेस्ट पे चल रहा है, उन्होंने चीट नहीं करना चाहिए, हिडन चार्जेस नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो बहुत हिडन चार्जेस बैंक वाले जनरली करते ही हैं। मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कोई ब्लेम नहीं कर सकता, बाकी हाँ उन लोगों का मेजर चंक वो हिडन चार्जेस में। और अच्छा एक बात और भी है, आप जब साइन कर रहे हो कोई भी एग्रीमेंट या वो लीज डॉक्यूमेंट्स, आपको ना तो पढ़ने की फुर्सत होती है ना समझ आती है। पढ़ने के लिए आप फुर्सत निकाल भी लो तो समझ में नहीं आता है कि यार वो तो जो देने आया ना उसी से पूछो कि भैया इसमें क्या लिखा है, इसमें ये तो नहीं लिखा ना भाई कोई मेरा फोरक्लोजर चार्जेस तो नहीं लगेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल क्या फोरक्लोजर चार्जेस एक बड़ा खर्चा है और वो दबाव भी बनाता है, बैंक को लग जाता है कि ये मेरे से जा रहा है ना, वो दबाव बनाता है। तो वो भी बोलेगा कि नहीं यार वो तो फोरक्लोजर चार्जेस तो लगेंगे और आपने साइन कर रहे हैं। अब साइन कर रहे हैं तो मैंने थोड़ी बात तो हुई थी तो अपन उससे पूछ लो भैया कहाँ लिखा हुआ देख ले। तो इसमें सर क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बोला टीम बदलती रहती है, तो अब वो टीम बदल जाएगी, वो व्यक्ति बदल जाएगा जो आपके पास ये प्रपोजल दे के आया था,
तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि इस तरह व्यक्ति बदलते रहेंगे तो फिर आप कैसे बचोगे? देखिए, मैं बार बार तो बैंक भी नहीं बदल सकते और बदलना भी नहीं चाहिए, करेक्ट है ना, क्योंकि वो भी एक बड़ा न्यूसेंस ही है, क्योंकि हाँ खर्चे हैं उसमें, बहुत सारे हैं, तमाम तरह की परेशानियां हैं, एनर्जी लगती है आपको। वो एक तो वो फोरक्लोजर चार्जेस एक बड़ा है, उसके बाद 2% तो वो प्रोसेसिंग फीस और स्टैम्प ड्यूटीज, इंश्योरेंस का नया एक आ गया, क्योंकि इंश्योरेंस तो करेंगे। अच्छा, इंश्योरेंस के लिए भी उनके कोई, वो तो सिर्फ इंश्योरेंस के पैसे कमाने वाले, उनको 2 साल का इंश्योरेंस, अब वो इंश्योरेंस करा नहीं करा मतलब या भाई हमको तो दिखाना है। करेक्ट। अब 10 साल का आपने टेन्योर कोई लोन लिया है और साल भर के इंश्योरेंस में वो खुश है, करेक्ट। तो वो तो अब ये कोई इंश्योरेंस हुआ अब, या तो इसका मतलब उन्होंने मान लिया कि तू तो पहले ही साल में करेक्ट सही है। नहीं, मैं ये क्वेश्चन क्यों कर रहा था, क्योंकि अभी मैंने कुछ बिजनेसमैनों के साथ एक प्रैक्टिस देखी है करते हुए कि दे हैव फिक्स देयर पर्सन्स, उन्होंने अपनी कंपनी के अंदर या अपनी टीम के अंदर व्यक्ति फिक्स कर दिए हैं फाइनेंस के लिए। बिकॉज क्या हो रहा है कि बैंकिंग में लोग ट्रांसफ़र बहुत होते हैं, जब चेंज करते हैं, जैसे ए बैंक का व्यक्ति बी में गया तो वो क्या करता है, बी की तारीफ करने लगेगा और ए की बुराई, और जब ए में था तो बी की बुराई। इसमें प्रॉब्लम एक तो ये आ रही थी, दूसरी प्रॉब्लम उनको क्या आ रही है कि वो ट्रस्ट कैसे करे, क्योंकि यहाँ ये आदमी इसको बुरा बोल रहा था, अब इसको अच्छा बोल रहा है, तो ट्रस्ट फैक्टर भी था। और तीसरी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये व्यक्ति अपने जॉब के हिसाब से अपने इंटरेस्ट सेट कर रहा है। अब इन 3 कारणों के कारण एक व्यक्ति डिसाइड नहीं कर पाता मैं जाऊँ तो किसके साथ जाऊँ। तो व्हाट दे डिड कि उन्होंने अपनी कंपनी के अंदर ही कुछ लोगों को अपॉइंट कर दिया जो प्योर डेडिकेटली एक CFO की तरह काम करके उनकी कंपनी को चला रहे हैं। और दूसरा उन्होंने क्या किया, अगर वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो उन्होंने इसको आउटसोर्स कर दिया। उन्होंने आजकल बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनके साथ ये काम करते हैं, उनके CAs हैं, उनके साथ ये कर सकते हैं वो। इससे उनका क्या हो गया कि इस व्यक्ति को ही जानते हैं, ये उनके बेहाफ पे सारा लोन एग्रीमेंट पढ़ता है, सारी प्रोसेसिंग करता है, सारी चीज़ें समझता है और उनको डील करना है इससे। अगर कल को कुछ फॉल्ट होगा तो दैट विल बी द लायबल पर्सन। अच्छा, तो उस पर हाँ, मतलब सू कर सकते हैं, मतलब ऐसा बोल रहे आप? उसको सू भी कर सकते हैं वो, और ही इज लाइबल टू देम। हाँ, मतलब उसको इतना पता होना चाहिए कि यार हाँ मैं बोल रहा हूँ, इसमें मेरी जिम्मेवारी। फिर म्यूचुअल ट्रस्ट ट्रांजैक्शन के साथ डेवलप होता है। ठीक है। बट मतलब ये एक तरह का कंसल्टिंग का नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। हाँ ठीक है, करा जा सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल मैंने क्या कहा, हर आदमी हर काम तो नहीं कर सकता। करेक्ट है ना। मैं पैकेजिंग अच्छी कर सकता हूँ लेकिन प्रोडक्ट थोड़ी अच्छा बना सकता हूँ। करेक्ट। वो प्रोडक्ट अच्छा बना सकता है लेकिन पैकेजिंग थोड़ी अच्छी बना सकता है। हाँ। मैं घर में अच्छी मिठाई बना लूँगा लेकिन एक बार बना लूँगा बार नहीं बना पाऊंगा। हाँ। और क्वांटिटी में भी नहीं बना क्वांटिटी तो हर चीज़ की अपनी हर आदमी की अपनी एक्सपर्टाइज है। आपने जो सवाल रेस करा, निश्चित तौर पे एजेंसीज का फ़ायदा लेना ही चाहिए, क्योंकि आप वही बताएगा कि यार इसमें देखो यहाँ पे ये बैंक का रिकॉर्ड सही नहीं है। क्योंकि अभी हमने समझ में इतना तो आया, जैसे कि कई लोग जैसे इंश्योरेंस लेते हैं। अभी इंश्योरेंस की वो चली थी कि भैया वो कौन सा क्या बोलते हैं उसको प्रकार का, टर्म लोन, टर्म इंश्योरेंस तो एक हो गया, एक उसके पहले आदमी ने इंश्योरेंस कर लिया कि भैया आपके मैच्योरिटी पे पैसे मिल जाएंगे। है ना। तो और जिनकी पेइंग मतलब क्या बोलते हैं वो मैच्योरिटी रेशो कितना है, मतलब उस पे उन्होंने पेमेंट्स कितना करा। कई बार हमको देखना पड़ता है ना कि यार ये कई इंश्योरेंस कंपनीज भी आ गई जैसे, तो हमको ये देखना पड़ता है कि यार ये इसका पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अच्छा समझ गया, मतलब जिसमें आपने दिया है वो प्रीमियम का क्लेम बैक कितना हो रहा है। हाँ, क्लेम सेटलमेंट रेशो। हाँ, क्लेम सेटलमेंट रेशो, तो ये हमको देखना होता है ना। उसी प्रकार बैंकों का भी अपने कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि नहीं यार ये बैंक यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करती है, यहाँ अच्छा, इसका इसमें रिकॉर्ड अच्छा है, इसका इसमें रिकॉर्ड अच्छा है। तो आपको ये, और ये कौन बताएगा? मास्टर बताएगा। हाँ, मास्टर कौन? CA या वैसे ही आपने जैसा जिसका जिक्र करा। करेक्ट, क्योंकि आपको थोड़ी पता है कि सब चीज़ें। करेक्ट। और मेरे को चलो पता भी होगा, तो सबको थोड़ी पता होता है। हाँ,
और नहीं मार्केट में करंट में अब आज जैसे मैं बात करूं इंडिया में 100 से ज़्यादा, 100 से क्या बल्कि और ज़्यादा बैंक्स होंगे, 100-150 बैंकों में हर व्यक्ति जाके चेक भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, प्रैक्टिकल फिजिबल भी नहीं है, वो इतना टाइम भी नहीं है, एनर्जी भी नहीं है। और उस समय आपके लिए क्या चल रहा है? हाँ उसको पता तो है, उसको बैंक की भी स्ट्रेंथ पता तो आपकी भी पता है, आपकी पता है, उसको बैंक की वीकनेस पता है तो उसको आपकी भी पता है। करेक्ट। तो आपको ऐसे आदमी को अपॉइंट कर सकते हो, हाँ। दैट इज ऑप्शन, ठीक है। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन सर, अक्सर मैं देखता हूँ व्यापारी अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, है ना, दैट इज़ वेरी कॉमन। तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखते हो? देखिए हेल्थ का ध्यान भी यूँ कहें ना, आदमी एक चीज़ बहुत थोड़ी सी मैं, आदमी ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहा है ना अगर, तो इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सिम्टम्स है कई बार डिप्रेशंस के भी। अच्छा। हाँ, आदमी जब डिप्रेस होता है तो मैंने भी पढ़ाई है कि या तो ओवर ईटिंग करेगा या अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेगा, सेक्स की तरफ रुझान बढ़ता है, मतलब ये चीज़ें ऐसी। ईटिंग का खास पर्पस ओवर ईटिंग, या हमको अपनी डाइट फॉलो करनी चाहिए, मुझे क्या खाना है, अब मेरी इच्छा हो रही, मैं सिगरेट स्मोकर्स क्या करते हैं, बेचैन हुए यार, सिगरेट पिया यार अब चैन आ गया, चाय पीने की तलब हो गई, मेरे को तो चाय पीने की इच्छा हो रही है, क्या है मेरे शरीर को क्या चीज़ की ज़रूरत है, इतनी हमको समझ रखनी पड़ेगी, तो हेल्थ अपने आप ही है ना। मेरे जबान के टेस्ट के लिए मैं कुछ भी खाऊं, अब गुलाब जामुन अच्छे हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं 4 खा जाऊंगा। करेक्ट। मुझे टेस्ट के लिए खाना है, खा लिया मैंने, बेहतर है। अब मेरे को तो नहीं अच्छा लग रहा, पेट तो भरा गया, मन नहीं भरा रहा है। ओके। अब मन नहीं भरा रहा तो क्या है, ओके। मैंने खाना खा लिया लेकिन यार वो समोसा आ गया उसका यार, अब ये क्या है। तो मतलब अपनी जबान पे लगाम रखो, मतलब टेस्ट के लिए नहीं, बॉडी की ज़रूरत के लिए क्या है। ओके। मतलब ये जो आपने बॉडी की ज़रूरत के लिए बोला, तो आप कैसे, मतलब कुछ रूटीन या कुछ? हाँ मेरे रूटीन का ही मतलब फिक्स है। ओके। मतलब मुझे 3 रोटियां खानी है सुबह, 3 रोटियां खानी शाम को, है ना। अब कोई डिश अच्छी बन गई, मैडम बोलते कि नहीं यार आज तो ये आपकी पसंद की डिश है, और एक एक्स्ट्रा, मन नहीं मान रहा है ना, क्योंकि नहीं यार चीज तो ये बहुत है ना। और मैडम ने भी बनाई है, मैडम तो रोज बनाई कि आज स्पेशल बर्थडे वाला भी है, कुछ भी है, ये भी, अरे भाई खाना तो तेरे को ही है। करेक्ट, वो पचाना भी तेरे को ही है। हाँ, सुबह जवाब भी तेरे को ही देना। अच्छा, हाँ आप कुछ कह रहे थे? हाँ बस यही कि आफ्टर ऑल आपको है ना इसकी बजाय इस पे ध्यान देना चाहिए। करेक्ट। जबान की बजाय पेट क्या डिमांड कर रहा है कि नहीं, और आपको ज़रूरत है कि नहीं, आपको ज़रूरत है कि नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी जस्ट आपसे पहले ही एक्चुअली हम लोगों ने एक पॉडकास्ट शूट किया था, उसमें हसमुख गांधी जी आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि कुछ दायरा सीमित कर दो आप खाने का, 1 टाइम 2 टाइम, उससे आपकी हेल्थ में काफ़ी फ़ायदा होता है। अब एक लास्ट और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सर, कि आपके हिसाब से हमारे जो ऑडियंस हैं, है ना, मोस्टली बिजनेसमैन ही हैं, तो उन लोगों को आप एक क्या सजेशन देना चाहोगे, या कोई एक सी चीज़ जो आप बताना चाहोगे, आपको लगता है ये करेंगे तो उनका बिजनेस और उनकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी? अब मैं तो देखिए कोई भी बिजनेस कर रहा है तो अब सभी समझदार हैं, टैलेंटेड हैं अपने आप को, क्योंकि या तो नौकरी कर लेगा आदमी, वो एक अलग इशू ना। एंटरप्रेनर है तो वो इतना तो इंटेलिजेंट है, लेकिन हाँ हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर मेरे को समझ में आया है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, करने वाला तो कोई और ही है। आपका तो सिर्फ फेस है। ओके। हाँ, मतलब ये चीज़ें कब कौन सी चीज़ कैसी हो जाती है, विजन अच्छा रखें, नीयत साफ रखें, विजन बड़ा रखें, नीयत साफ रखें, और हेल्प मतलब असिस्टिंग होना चाहिए भैया। आपको
मैं किसी के काम आ सकूँ। भाई अगर मैं ये सोचूं कि नहीं मेरे को बिजनेस ही करना है, अब आप मेरे पास आ गए हो, मुझे दिख रहा है कि यार मेरे को तो कटिंग करनी है, छुरी चलानी है, नहीं, मैं ये देखूँ कि यार आपके पैसे मुझे दिख रहा है आप तो मर्सिडीज में आए हो, लेकिन मैं मेरी तरफ से तो अपना सजेशन दूं कि यार नहीं, यहाँ पे आपकी ज़रूरत ही नहीं है पैसे खर्च करने की, इतना तो मेरे को समझ में आ रहा है ना। अब आप तो पैसे खर्च करने के लिए आ गए, माला माल सरी की पिक्चर आई थी ना कि मेरे को तो खर्च ही करना है, खरीदना कुछ नहीं है, बस खर्च ही करना है। तो मुझे वहाँ पर इतना तो गाइड आपको करना पड़ेगा कि यार ये ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत नहीं है, आपको करना फिर मैं कर दूंगा। हाँ मतलब अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जिनको इसमें भी अवसर दिखता है कि नहीं यार आप फंस गए आप तो। हाँ मतलब नीयत अच्छी रखो, मतलब हाँ आपका नीयत तो 100% साफ तो रखना ही पड़ेगी यार, आखिर में आपको जवाब तो देना ही है। करेक्ट। भाई कमा भी रहे तो कौन सा लेकर जाएंगे, एंजॉय तो यही करना है। सही है। अच्छा नीयत खराब रखी तो फिर रात को नींद भी तो आनी चाहिए। नींद भी नहीं आएगी, दिमाग में तो रहेगा ही यार कि अपन ने गलत काम किया है, 100% रहेगा। इसको हम अपना कुछ भी कह लें, लेकिन नहीं। एक पिक्चर नहीं देखी थी कर्ज, वो जगह पे जाता उसको मेमोरी आती कि नहीं यार ये जगह तो है मेरे साथ कुछ जुड़ी हुई पुनर्जन्म की। तो ऐसा ही हमको जहीं पे भी किसी का तो कोई तो नाता रहा होगा हमारा कहीं जो अपन फिर बैठे में, करेक्ट है ना, करेक्ट, कोई तो ऐसा जो हम फिर मिले हैं। सही बोल रहे हैं। तो इसलिए और इतने लोगों की दुनिया है, कोई ऐसे ही थोड़ी, कोई मेरा अकेला थोड़ी चल रही है। मतलब आप कुछ नहीं कर रहे, आपका कहना है जो बिल्कुल सही बात है, वो इट इज़ वेरी प्रोफाउंड। एंड सेकंड चीज़ जो आपने बताई कि नीयत अच्छी रखो। हाँ बगैर उसके तो देखो साफ तो रखनी ही पड़ेगी। मैं मतलब उस मामले में तो कोशिश यही करनी चाहिए क्योंकि आप जवाब तो आपको पे तो होकर आएगी। पे तो होकर आएगी, करेक्ट। लास्ट सर, एक आप अपनी तरफ से अगर कुछ छूट गया हो बताना चाहते हैं तो यू कैन से, अदरवाइज वी विल राउंड ऑफ। बस ठीक है, पर्याप्त है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जो योगेश जी। प्राप्त है वो पर्याप्त जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अच्छा लगा आपसे बात करके, जल्दी मुलाकात करते हैं अगले एपिसोड में। और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, है ना, बहुत अच्छा लगा। ठीक है मेरा भाई, भी पहला एक्सपीरियंस है इसलिए मुझे भी अच्छा लगा। नहीं बहुत बढ़िया सर, मज़ा आया।